हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर आपका 8 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके 1 से 10 क्वेश्चंस को एक वीडियो में और दूसरे में 11 से 20 क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम लोग 21 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए एक नोटिस ये था कि जो लास्ट डेट था ना, पहले 10th मई था, फिर 15th हुआ, अब ये बढ़ करके 19 मई हो गया है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो आप इसको ज़रूर फिलअप कर लें, फिर फर्दर डेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है ना। अगर आप भरने का सोच रहे थे, अगर आप भूल गए होंगे तो हो सकता है ये डेट आप लोगों के लिए ही बड़ी हो, तो आज ही जाकर के फॉर्म फिल करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा 21 क्वेश्चन है, 71 इसलिए लिखा है कि पहले के 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के थे, फिर 51 से आपके 60 जो क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस किया, 61 से 70 और यहाँ पे फिर 71 जो हमारा तीसरा वीडियो है। यहाँ पे क्या बोला गया कि हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक की विधि क्या है। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन बनते थे, हठ प्रदीपिका हो या घेरंड संहिता हो, दोनों में पूछा जाता था षटकर्म का सीक्वेंस पूछा जाता था, तो उसका सीक्वेंस पहले पूछे जाते थे। ये क्वेश्चन इस तरीके का पहली बार पूछा गया, इसकी विधि पूछ ली गई। तो हठ प्रदीपिका में और घेरंड संहिता में दोनों में हम लोगों को त्राटक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हठ प्रदीपिका में बताई गई, एक तो स्थिर दृष्टि, एक बार अगर आप श्लोक देखेंगे ना तो क्या बोला गया है, निरीक्षय निश्चल और दृशा। हाँ, वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म हो। और कैसे करना है, ये कब तक करना है, तो अश्रु संपात पर्यंतम, हाँ, अश्रु गिरने तक। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि स्थिर दृष्टि हो, अश्रुपात होने तक और सूक्ष्म लक्ष्य हो। तो ए सी ई और आपका सही उत्तर हो जाएगा। घेरंड संहिता की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, निमेष और उन्मेष। मतलब पलक को खोलना और झपकना को हम लोग निमेष और उन्मेष कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये शब्द किससे संबंधित है, त्राटक, नेति, कपालभाति या बस्ती। तो ये याद रखिएगा, निमेष और उन्मेष आपके त्राटक से ही संबंधित है ना। कहाँ पे है ये, घेरंड संहिता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से है। यहाँ पे बोला गया ब्लड का सीक्वेंस बताना है, किस तरीके से आपके हार्ट में ये फ्लो होता है। यहाँ पे एक छोटा सा गलती है, यहाँ पे पल्मोनरी एओर्टा नहीं होगा, आर्टरी होगी, और पल्मोनरी वेना केवा नहीं होगा, पल्मोनरी वेन होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक हो गया। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कैसे इसका सही उत्तर होगा। सबसे पहले ब्लड आपकी आती है बॉडी के ऊपर पार्ट से, सुपीरियर वेना कावा से, और बॉडी के नीचे के पार्ट से आती है इंफीरियर वेना कावा। और ये कहाँ जाती है, अगर हार्ट इस तरीके से बना है तो सबसे पहले ब्लड आके यहाँ पे गिरती है। ये है आपका राइट एट्रियम। हाँ, हम लोग जब कभी भी बायोलॉजी में डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि जो हार्ट देख रहे हैं, जो लंग्स देख रहे हैं, वो व्यक्ति सामने खड़ा है, तो जो व्यक्ति सामने खड़ा होगा उसका राइट इधर होगा। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ब्लड सबसे पहले कहाँ आई, राइट एट्रियम में या राइट ऑरिकल में। यहाँ से जाती है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड बल्ब होता है ना, ट्राइकस्पिड बल्ब। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गई, कैसे गई, ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से जाएगी आपकी लंग्स में। और जो ब्लड वेसल हार्ट से दूर लेकर के जा रही है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। तो ये आर्टरी हो गई, और ये इस आर्टरी के नाम हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, अब ये लंग्स में गई और लंग्स से फिर कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। और जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के आती है उसको हम लोग वेन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ आई, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, कैसे, बाइकस्पिड बल्ब से। बाइकस्पिड जिसको हम लोग मिट्रल बल्ब भी बोलते हैं। यहाँ पे गई लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ये चली जाती है। तो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कहाँ आई आपकी, राइट ऑरिकल में एक, फिर गई ट्राइकस्पिड बल्ब से सेकेंड, फिर गई पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जा रही है ना, तो ये बी हो जाएगा। तो डी ए बी, डी ए बी, ये आपका 3 हो जाएगा ना, डी ए बी। उसके बाद फिर लेकर के कौन आ रही है, तो पल्मोनरी वेन सी, और कहाँ जा रही है वो फाइनली, बाइकस्पिड बल्ब ना, तो फिर ई हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए।
आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, हमारा नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दिसंबर के लिए ना, दिसंबर 2024 में जो आपका नेट का पेपर होगा उसके लिए जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई से हो रहा है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके योग सूत्र से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था जिसमें कि यहाँ पे कुछ सूत्रें दी गई थी और यहाँ पे उसका रेफरेंस पूछ लिया गया था। अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी उस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहले तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये बात आपके ईश्वर के लिए बोली गई ना, क्लेश कर्म विपाक आश्रय प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये सब हो गए। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये सारी बातें ईश्वर के लिए बोल दी गई और ईश्वर की चर्चा हम लोग समाधि पाद में देखते हैं। अगला क्या बोला गया, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा ना, कि पहले तो बोल दिया गया विवेक ख्याति हानुपाय, उस हान का उपाय विवेक ख्याति से हो सकता है, और विवेक ख्याति जब आपको प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो आपके अंदर प्रज्ञा होती है वो 7 प्रकार की होती है ना, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो ये किससे प्राप्त हुई, विवेक ज्ञान प्राप्त होने से। धारणा सूचो योग्यता मनसः, ये हम लोग जानते हैं, ये प्राणायाम का लाभ है या उसका फल बताया गया है। और जात्यांतर परिणाम प्रकृति पुरात, यह आपके कैवल्य पाद में दूसरा सूत्र है ना, ये कि एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृति के बदल जाने से हो जाता है। तो 1 का 3, ये देखिए ये क्वेश्चन इजी ही था क्योंकि 1 का 3 एक में ही था। तो इस तरह के क्वेश्चन या तो इजी भी हो सकते हैं या बहुत टफ भी हो सकते हैं। यही रेफरेंस दे दिया जाता तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत इजी ही था क्योंकि एलिमिनेशन से एक बार में बन गया ना। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला गया, विच आसना हेल्प टू रिस्टोर वेल्वुलर कॉम्पिटेंस आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट। हाँ, कभी कभी बहुत सीरियस या सीवियर इंजरी हो जाती है तो उस दौरान ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी से हार्ट तरफ नहीं जा पाता है। क्यों, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल, जो आपकी वेन है बॉडी के पार्ट से हार्ट में ब्लड लेकर के जाती है तो बीच में वल्व नहीं होते। अगर आप अच्छे से देखे होंगे इसके स्ट्रक्चर को ब्लड वेसल के, तो हर एक ना, जैसे मान लीजिए पैर की वेन है तो यहाँ पे वल्व लगे रहते हैं ना, यहाँ पे वल्व लगे रहते हैं। और क्या होता है, जब यहाँ की ब्लड इसमें आती है तो ये और ये एक साथ खुलता है और फिर यहाँ ब्लड आती है, फिर इस तरीके से ये ऊपर की ओर चलते जाती है ना। ये वल्व क्या होता है, सही तरीके से काम नहीं करता है जब आपकी एक्सीडेंट हो जाती है। यह एक समस्या आपने सुना होगा, वेरिकोज वेन, ये वल्व सही से वर्क नहीं करते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, ब्लड जमा होने लगता है। और देखे होंगे कि कभी कभी किन्हीं लोगों के पैर में ना नसें बाहर की तरफ दिखने लगती हैं जिसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो ये दोनों केसेस में ये वल्वुलर प्रॉब्लम्स होती है। तो वही बोला गया कि वल्वुलर कॉम्पिटेंस के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा अभ्यास ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, पैर के पास या पैर के आपके काफ मसल से संबंधित जो भी अभ्यास होंगे वो यहाँ पे सुटेबल होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग पर्वतासन करते हैं ना, जब हम लोग इस पोस्चर में आते हैं सूर्य नमस्कार के दौरान, तो यहाँ पे काफी खिंचाव महसूस होता है, तो ये उस बल्ब को करेक्ट कर सकता है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। गरुड़ासन के दौरान हम लोग पैरों को इस तरीके से लपेटते हैं तो वो भी काफ मसल्स पे प्रेशराइज करता है, और गोमुखासन में भी ये चीजें होती है। तो ये तीनों अभ्यास आपके वेल्वुलर कॉम्पिटेंस को ठीक करने के लिए बेहतर है। तो BDE आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हठ रत्नावली में नहीं है ना। हम लोग जानते हैं अष्ट कुंभक की चर्चा हम लोग गेरंड संहिता में भी देखते हैं और हठ प्रदीपिका में भी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा लिख देता हूं ना। पहले हठ प्रदीपिका की बात करें तो सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये हो गया हठ प्रदीपिका। गेरंड संहिता का क्या बताया गया है, सहित, यहाँ पे सहित ना अलग है, सहित, फिर सूर्यभेदी, उज्जाई, यहाँ पे शीतकारी नहीं है, यहाँ शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली है। तो यहाँ पे अलग क्या हो गया, यहाँ पे प्लावनी हो गई, यहाँ पे केवली हो गई। यहाँ पे सहित है और अलग क्या है, यहाँ पे शीतकारी नहीं है ना, ये शीतकारी है, तो यहाँ पे शीतकारी नहीं है, ये शीतली है। अब बात करते हैं हम लोग हठ रत्ना, ये शीतली है ना। हठ रत्नावली में क्या बोला गया, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी,
शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली ना। यहाँ पे केवली है, ये बात याद रखिएगा ना, यहाँ पे केवली है ना कि प्लावनी। प्लावनी हमारे हट प्रदीपिका में है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे केवली भी हो गई, आपकी मूर्छा भी हो गई और शीतकारी भी हो गई। तो प्लावनी यहाँ पे देखने को हम लोगों को नहीं मिलती है। प्लावनी हम लोगों को कहाँ मिलती है? हट प्रदीपिका में। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करने में भी सक्षम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए एग्जाम्स को क्वालिफाई करना ना। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी इसमें से एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब एक्सियल का है? तो आपको ये बताना है। इस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने 3D मॉडल की सहायता से यहाँ पे समझाया है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। तो आप अभी जाइए उन वीडियो को देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्लेविकल बोन कौन सा हो गया और स्कैपुला कौन सा हो गया? जो हम लोग इस तरीके से अगर खड़े होते हैं तो ऊपर वाली बोन और पीछे जो चपटी हड्डी रहती है ना पीठ के पीछे, ये आपकी स्कैपुला हो गई, ये क्लेविकल। तो यहाँ से ये सारे हमारे एपेंडिकुलर का पार्ट है। तो एक्सियल क्या है यहाँ पे? सर्वाइकल, जो हम लोग C7 बोलते हैं ना, और ये भी पेल्विस जो है आपका एपेंडिकुलर का, स्टर्नम जो है आपके एक्सियल। तो C और E आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से योग के संबंधित भ्रांतियां नहीं है ना? योग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो मिथ है ही, ये मिथ है ना, ये साधारण के लिए नहीं है। नहीं, ये साधारण व्यक्तियों के लिए भी है, ये तो ठीक है। तो योग हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ये भ्रांतियां नहीं है, ये सभी लोग मानते भी हैं और ये जानते भी हैं। योग अंतर जगत की यात्रा करता है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये अंतर जगत की यात्रा करता है, तो ये भी भ्रांतियां नहीं है। योग केवल शारीरिक अभ्यास है, ये भ्रांतियां हैं। ये चेतना के विकास का विज्ञान है। योग चमत्कारों के विचार से संबंध रखता है, नहीं, योग चमत्कार में विश्वास नहीं रखता है ना। तो बी और सी भ्रांति नहीं है, बाकी सभी भ्रांतियां हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय क्षति के लिए ना विच टाइप ऑफ हाई लेवल हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डैमेज? अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया ना कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जाएंगे ना तो वहां पे मैंने एक एक ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से समझाया है 3D मॉडल की हेल्प से। हाँ, 3D मॉडल की हेल्प से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप एक बार भी उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ ऊपर पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा दाएं तरफ ऊपर ना, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये वीडियो दिख जाएंगी। आइए यहाँ पे चलते हैं। एंड्रोजेनिक हार्मोन क्या होता है? जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। एड्रिनल ग्लैंड से बहुत हार्मोन निकलती है। एड्रेनलिन हो गई, एपिनेफ्रिन हो गई, कोर्टिसोल हो गई, एल्डोस्टेरॉन हो गई। ये सारी हार्मोन्स क्या होती है जब आपके शरीर में बढ़ जाती है ना। आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके अंदर एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया ना, तो उस दौरान क्या होगी? आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और जब हार्ट रेट बढ़ गई तब आपका क्या होगा? कार्डियक डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो ये एंड्रोजेनिक हार्मोन बहुत सिंपल सा। और यहाँ पे कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन ना, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो भी बढ़ जाएगी, उससे भी आपके कार्डियक डैमेज हो सकते हैं ना। और यहाँ पे ये सारे हार्मोन्स के चलते ही कार्डियक अरेस्ट होंगे। तो ये भी मैं कहूँगा थोड़ा इजी क्वेश्चन ही था, क्योंकि ये सभी को पता रहता है ना कि आपकी एड्रेनलिन हार्मोन आपकी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, योग कुंडल उपनिषद में कुंडलनी जागरण के 2 साधन बताए गए, कौन कौन? एक शक्ति चालिनी, एक प्राणायाम ना, शक्ति चालिनी और एक प्राणायाम। प्राणायाम के कितने प्रकार हैं इसको आप कमेंट में हमें करके बताइए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम हम लोगों को किस किस ग्रंथ में मिलती है? यूनिट 5 और यूनिट 3 में, जिन जिन टेक्स्ट में, चाहे वो योग बीज हो, चाहे गोरख संहिता हो, कहाँ कहाँ, या हम लोग को योग चूड़ामणि में दिखती है तो वो भी लिख दें, कहाँ कहाँ हम लोगों को शीतली की चर्चा मिलती है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आप हमें आंसर कीजिए। अगर इसका आंसर आप ठीक करते हैं, इसका मतलब आपने हर एक टेक्स्ट को लगभग
पढ़ लिया है ना। आइए हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपका 18 जून को पेपर है। अगर आप हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता कवर कर लिया, सिद्धांत पद्धति कवर कर लिया, योग बीज, गोरक्ष संहिता। आज मैंने सिर्फ संहिता का होमवर्क दिया है, इसके क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और जब मैं इसके क्वेश्चन करता हूं तो इन सभी के क्वेश्चंस को भी साथ में हम लोग रिवाइज करते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस बार पेपर दे रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में एक स्टेप ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं ना। तो अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स का लिंक है, आप उसको जाकर के फिल कर दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आइए हमारे अगले अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, विच इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? ये प्रोटीन का है। जैसे आपके कार्ब्स टूटते हैं ना, तो कार्ब्स के या कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन की स्मॉलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड होती है। तो टोटल कितनी अमाइनो एसिड होती है? 20 अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे ये 20 की 20 अमाइनो एसिड हमारे लिए एसेंशियल नहीं है ना, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल क्या है? इसको हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है अलग से ना, ये हमारी बॉडी खुद उन प्रोटीन्स को बनाने में सक्षम है। लेकिन जो एसेंशियल है ना, ये हम लोगों को ऊपर से लेना पड़ता है डाइट्स के साथ में। अब एसेंशियल है कौन, नॉन एसेंशियल है, उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि इनमें से कौन अमाइनो एसिड एसेंशियल नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सी एसेंशियल है। ये एसेंशियल है कितने? ये 9, इसको आप याद रखिएगा। और ये नॉन एसेंशियल कितने हैं? 11। तो 9 11 हो गए 20। लेकिन यहाँ पे नॉन एसेंशियल में भी कुछ क्या है? कंडीशनली एसेंशियल है, तो इसको हम लोग एसेंशियल के अंतर्गत ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन आपके एसेंशियल में आते हैं ना यहाँ पे। फिर आगे बोला गया है वेलिन, तो वेलिन भी आपके एसेंशियल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा बोला गया आपके एग्रीनाइन, तो एग्रीनाइन भी हमारे कंडीशनली एसेंशियल के अंतर्गत आते हैं, तो इसको भी हम लोग एसेंशियल में ही काउंट करेंगे। लेकिन जाइलिन की अगर बात करें तो जाइलिन के ये कोई अमाइनो एसिड है ही नहीं। तो अगर आपने एक बार भी इस अमाइनो एसिड के नाम को देखा होगा ना, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर पाएंगे ना। तो ये जाइलिन करके कोई अमाइनो एसिड नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे 21 से 30 के क्वेश्चंस थे ना यहाँ पे। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर किया है, जो पेपर आपका दिसंबर 2023 में हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्त जो आपके इस बार पेपर दे रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये यूजफुल लगा है। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।